हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन आर मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन एंड सिम्टम्स सच एज hay fever, hives and allergic conjunctivitis. Unlike first generation antihistamines, second generation antihistamines are less likely to cause drowsiness or sedation because they do not cross the blood-brain barrier as easily. तो हमारा जो सेकेंड जनरेशन का एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है वो ड्रोसीनेस और सेडेशन कॉज नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, जो कि हमारा फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दिमाग में जाके काम करता है और इस तरह से वो ड्रोसीनेस और सेडेशन कॉज करता है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स इंक्लूड सिट्रीजिन, लोराटिडिन एंड फेक्सोफेनाडिन। दे वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, और ये काम करता है ये हिस्टामिन को ब्लॉक करके ये काम करता है। ये सब्सटेंस इन द बॉडी दैट कॉज एलर्जिक सिम्टम्स, और ये हिस्टामिन क्या करता है कि एलर्जिक सिम्टम्स दिखाता है, तो ये हिस्टामिन को ब्लॉक जब कर देगा तो एलर्जिक सिम्टम्स भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट के ऊपर। साइड इफ़ेक्ट, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन जनरली हैव फीवर साइड इफ़ेक्ट कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन से। तो इसका जो फर्स्ट जनरेशन का एंटीहिस्टामिन होता है उसका साइड इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, और उसी के कंपेरिजन में सेकेंड जनरेशन का जो न्यूअर एंटीहिस्टामिन है इसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है। हाउएवर सम पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट इंक्लूड हेडेक, ड्राई माउथ, ड्रोसीनेस। लेस कॉमन हेडेक हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, ड्रोसीनेस भी हो सकता है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, बहुत ही कम होने का चांसेस है। देन विथ फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में ड्रोसीनेस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। फटीग, नोजिया, डिजीनेस जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो सब हो सकता है। और उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन हैव सर्टेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। वेयर देयर यूज इज नॉट रिकमेंडेड, दीज इंक्लूड एलर्जी टू द मेडिकेशन। अगर इस मेडिकेशन से एलर्जी है तो फिर इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। इंडिविजुअल्स विथ नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी कंपोनेंट ऑफ एंटीहिस्टामिन शुड नॉट यूज इट। अगर एंटीहिस्टामिन के कोई भी मेडिसिन से अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है, किसी पर्सन को एलर्जी है, तो उसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं इस मेडिसिन को। और उसके बाद इसको हम लोगों को बिल्कुल यूज नहीं करना है सीवियर किडनी इम्पेयरमेंट में। सम सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन में रिक्वायर्ड डोज एडजस्टमेंट और शुड बी अवॉइडेड इन पीपल विथ सिग्निफिकेंट किडनी डिजीज। अगर किसी का किडनी डिजीज़ है लेकिन बहुत ही कम है तो उसमें हम लोग डोज एडजस्टमेंट करके हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी का अगर सीवियर किडनी डिजीज, अगर किसी आदमी को सीवियर किडनी डिजीज है तो इसमें हम लोगों को इस मेडिसिन को बंद करना होगा। उसके बाद सीवियर लीवर इम्पेयरमेंट, अगर सीवियर लीवर डैमेज है किसी पर्सन के अंडर, तो इसमें भी हम लोग इस मेडिसिन को यूज नहीं करेंगे। एज विथ किडनी इम्पेयरमेंट सीवियर लीवर डिजीज माइट नेसेसिएट काउजन और एडजस्टमेंट ऑफ द मेडिकेशन। अगर आपको यूज करना ही पड़ रहा है तो आप इसके डोज को, किडनी के जो GFR रेट होता है उसको देखकर आप इसके डोज को एडजस्टमेंट करके आप ले सकते हैं। और उसके बाद प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल यूज नहीं करना है। वाइल सम सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन आर कंसिडर्ड सेफर देन अदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, इट्स इज एसेंशियल टू कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर यूज। अगर आप कुछ जो सेकेंड जनरेशन के एंटीहिस्टामिन होते हैं जो कि सेफ़ होता है, लेकिन कुछ एंटीहिस्टामिन सेकेंड जनरेशन का है जो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है, और आप उससे यूज़ नहीं करें। इसको एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर पे नॉलेज लेकर वो अगर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन विथ अदर सेडेटिव और एल्कोहल। ऑल्दो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स आर less likely to cause drowsiness, combining them with alcohol or other sedative medications can enhance sedative effect। जो सेकेंड जनरेशन का मेडिसिन होता है वो बहुत ही कम सेडेशन कॉज करता है, लेकिन अगर आप अल्कोहल के साथ अगर किसी ने अगर अल्कोहल लिया है और इस मेडिसिन को अगर लेता है तो फिर सीडेशन उसको
मीन उसको आ सकता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यूजेज इसके बारे में। Usage of antihistamine are based on their H1 ability of certain effect of histamine release the endogenously as well as on sedative and anticholinergic properties। एलर्जिक डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो उसमें हम लोग, अगर कोई मेडिसिन हम लोगों ने यूज़ किया और उससे एलर्जिक सिम्टम नज़र आया तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस मेडिसिन को, ताकि वो हिस्टामिन को ब्लॉक करके उस एनर्जी को ख़त्म कर सके। एंटीहिस्टामिन डू नॉट सप्रेस AG-AB रिएक्शन, ये AG-AB रिएक्शन को सप्रेस नहीं करता है, बट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ रिलीज्ड हिस्टामिन आर ओनली पैलेटिव to effectively control certain immediate type of allergies. Example: itching, urticaria, seasonal hay fever, allergic conjunctivitis and angioedema of lips, eyelids। अगर ये सब आपको सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहा है एलर्जी का सिम्टम है जो कि, तो आप इन सब केस में आप इस मेडिसिन को, एंटीहिस्टामिन को यूज कर सकते हैं। However, their action is slow alone is life-saving in laryngeal angioedema. Through intravenously administered antihistaminic may have adjuvant value. Similarly, they cannot be relief upon anaphylactic shock and have a secondary place to benefits are less marked in perennial vasomotor rhinitis, atopic dermatitis, and chronic urticaria. Combinations with an antagonist succeeds in some cases of H2 urticaria is not responding to H1 antagonist alone। अगर अर्टिकारिया H1 के सिर्फ H1 एंटागोनिस्ट से ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप H1 और H2 को कंबाइन करके अगर आप देंगे तो ये अर्टिकारिया जो कि एक एलर्जिक सिम्टम है उसको भी ख़त्म कर देगा ये मेडिसिन। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने केस के ऊपर। द एंटीहिस्टामिनिक्स आर इनइफेक्टिव इन ब्रोंकियल अस्थमा। और जो एंटीहिस्टामिन होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर। अदर कंडीशंस इन्वॉल्विंग हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिनिक ब्लॉक्स सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय हिस्टामिन लिबरेटर्स afford symptomatic relief in insect bite, any poisoning, abnormal dermographism is suppressed, they have prophylactic value in blood, saline infusion induced rigo। अगर आप सलाइन के साथ आप अगर इसको यूज करेंगे, अगर कोई भी जैसे कि बिच्छू ने काट लिया या कोई भी जिसके अंदर जहर होता है, नॉर्मली मतलब ज़्यादा जहरीला नहीं होता है जो, अगर वो चीज़ जैसे कि कोई भी कीड़ा काट लिया और उससे अगर आपको एलर्जिक सिम्टम नज़र आ रहा है, उससे पेन हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग एंटीहिस्टामिन को यूज करते हैं। उसके बाद प्रोराइटाइटिस में कन्वेंशनल एंटीहिस्टामिन एंड हैव एंटी प्रोराइटिक एक्शन independent of H1 antagonism, though relief is often incomplete। Older antihistamine chlorpheniramine, diphenhydramine, cyproheptadine remain in the first choice drug for idiopathic प्रोराइटिस। जो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन होता है, जैसे कि यहाँ पर नाम भी लिखा है क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, सिप्रोहेप्टाडिन, ये हमारा यूज होता है एज ए फर्स्ट लाइन ड्रग इन इडियोपैथिक प्रोराइटिस के अंदर। तो आप ये याद रखिएगा, सेकंड जनरेशन का मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लाइन ड्रग होता है इडियोपैथिक प्रोराइटिस के अंदर वो होता है हमारा फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन। और जो कॉमन कोल्ड एंटीहिस्टामिन डू नॉट अफेक्ट द कॉज ऑफ द इलनेस बट may afford symptomatic relief by anticholinergic, reduce rhinorrhea and sedative action। The newer non-sedating antihistamine are less effective in this respect। और ये जो कॉमन कोल्ड होता है, जैसे कि सर्दी हो जाता है, एलर्जिक के कारण जो सर्दी हो जाता है या खांसी हो जाता है, तो उसमें भी हम लोग एंटीहिस्टामिन को सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मोशन सिकनेस के अंदर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। प्रोमिथाजिन, डाइफिनाइल हाइड्रामिन, डाइमीन हाइड्रेनेट एंड मैक्लोजिन हैव प्रोफाइलेक्टिक वैल्यू इन माइल्डर टाइप्स ऑफ मोशन। तो प्रोफाइलेक्टिक में हम लोग यूज करते हैं प्रोमिथाजिन को। और सिकनेस शुड बी टेकन 1 hour बिफोर स्टार्टिंग जर्नी। प्रोमिथाजिन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन
मोशन सिकनेस, ड्रग इंड्यूस्ड एंड पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग यूज करते हैं, रेडिएशन सिकनेस में भी यूज करते हैं, एंड ऑफ लेवल अनअप्रूवल यूज ऑफ सिप्रोहेपेटाडीन इज ऑफन मेड इन anorectic convalescent patients for improving appetite. Such use underweight children is inappropriate because its CNS deficient action can affect learning. ये CNS डिप्रेस करा सकता है। ये हमारा जो ये क्या होता है फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन जो कि ये क्या नाम है उसका, सॉरी मैं नाम अभी भूल गया हूँ, जो सिप्रोहेपेटाडीन होता है वो CNS डिप्रेशन करवा सकता है, जो कि इसको बच्चों में यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप मोशन सिकनेस में आप प्रोमिथाजिन को यूज कर सकते हैं, और आप इस सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन को भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्टाइगो सिनार्जिन इज द H1 एंटीहिस्टामिन। सिनार्जिन जो है वो है H1 एंटीहिस्टामिन है, तो आप वर्टाइगो के अंदर H1 हिस्टामिन जो कि सिनार्जिन है वो आप इसको यूज़ करके आप वर्टाइगो को खत्म कर सकते हैं। एंटीहिस्टामिन हैविंग एडिशनल एंटीकोलिनर्जिक, एंटी-5-HT, सेडेटिव एंड वेसोडाइलेटर प्रॉपर्टीज which has been widely used in vertigo. It modulates and vasoconstrictor action of many endogenous mediators. Sinargin inhibits vestibular sensory nuclei in the inner ear, suppress postatory librian thin reflexes possibly by reducing stimulant influx of from lymphadenal vestibular sensory cells. Beneficial effects have been reported in Meniere's disease and other types of vertigo. Side effects are sedation and mild GI upset. इसका जो सिनार्जिन का जो साइड इफेक्ट है वो है sedation और थोड़ा बहुत GI ये गैस वगैरह करा सकता है। डाइमिनहाइड्रेनेट इज अनदर इफेक्टिव एंटी वर्टाइगो एंटीहिस्टामिन। तो जो कि डाइमिन हाइड्रेनेट जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन है ये ऐसे सेकंड लाइन आप इसको एंटी वर्टाइगो मेडिसिन के अंदर चक्कर जिसको आता है आप इसको उस पेशेंट के अंदर आप यूज कर सकते हैं। और जो फर्स्ट लाइन है वो है सिनार्जिन जो कि H1 एंटागोनिस्ट है, H1 एंटीहिस्टामिन है, आप इसको वर्टाइगो के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ड्रग के डोज के बारे में बात करेंगे। तो जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन है उसका जो पहला ड्रग है वो है फेक्सोफेनाडिन जो कि 120 mg से लेकर 180 mg तक डोज आप स्टार्ट करेंगे 120 से, और आप इसको बढ़ा करके 180 mg दे सकते हैं ओरल, और इसको आपको देना है दिन में पर एक बार। और उसका जो ब्रांड नेम है वो है एलेग्रा के नाम से मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो सेकेंड मेडिसिन है वो है लोराटिडिन 10 mg, इसको आप 10 mg दिन में दे सकते हैं। इसको भी आप ओरली दे सकते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वो है लोरा फास्ट। उसके बाद जो है तीसरा जो मेडिसिन है वो है हमारा डेस्लोराटिडिन 5 mg ओरल, इसको 5 mg दे सकते हैं ओरली। इसका जो ब्रांड नेम है वो डेस्लोर के नाम से आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद है सिट्रिजिन जो कि बहुत ही फेमस है, जो इसको आप यूज कर सकते हैं 10 mg, इसको भी आप ओरली यूज कर सकते हैं जो कि सर्जन के नाम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद है लीवोसिट्रिजिन 5 से 10 mg, आप ओरली दे सकते हैं इसको। इसका जो ब्रांड नेम है वो है लीवोसेट। और उसके बाद जो है हमारा एजिलास्टिन 4 mg ओरल, 0.28 mg इंट्रानेजल, आप इसको 4 mg ओरली दे सकते हैं। और 0.28 mg में आता है इंट्रानेजल ड्रॉप। इंट्रानेजल खींचने नाक से खींचने वाला होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं जो कि ब्रांड नेम है एजेप के नाम से मिल जाएगा। उसके बाद है मिजोलास्टिन 10 mg, इसको भी आप ओरली यूज कर सकते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वो है एरेना, इस नाम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है इबास्टिन, इसलिए 10 mg के साथ आता है, इसको भी आप ओरली यूज कर सकते हैं, ये इबास्ट के नाम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद है लास्ट जो मेडिसिन है वो है रिपार्टिडिन, आप इसको भी 10 mg ओरली आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है रूफाहिस्ट। तो इस सब के नाम के अंदर आपको ये मिल जाएगा मार्केट के अंदर। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था एंटीहिस्टामिन के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश किया है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।